वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी क्वेस्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉपिक रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन लगभग एंडिंग है क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की, और हम यहाँ ये देखेंगे किस तरीके से जीन रेगुलेशन होता है। आपको पता है जीन रेगुलेशन का क्या मीनिंग है। यदि कोई जीन प्रोटीन बना रही है तो वो जीन एक्सप्रेस कर रही है, और यदि कोई जीन प्रोटीन नहीं बना रही है तो उसका एक्सप्रेशन नहीं हुआ है। लेकिन इस जीन को एक्सप्रेस करने में क्या चीज़ें रेगुलेट करती हैं, इस जीन का कैसे रेगुलेशन होता है। तो हमने कहा जीन एक्सप्रेस्ड इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। मैंने ये कहा यदि ये जीन है और यदि ये जीन प्रोटीन बनाएगी तो ही इस जीन का जीन एक्सप्रेशन हुआ है। यदि कोई जीन प्रोटीन नहीं बना रही है तो हम कहेंगे नो जीन एक्सप्रेशन। तो ये जो इसका रेगुलेशन है तो इट कैन बी रेगुलेटेड एट सेवरल लेवल्स। तो हम यहाँ देखेंगे कौन कौन से लेवल पे रेगुलेशन होगा। हम पहले देखते हैं यूकैरियोट्स के अंदर। यूकैरियोट्स मतलब जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। तो पहला हमारा है एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। ट्रांसक्रिप्शन आप समझते हैं। ट्रांसक्रिप्शन का मीनिंग है कि जब डीएनए आरएनए बनाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, तो यहाँ डीएनए आरएनए बना रहा है हमारा, और यदि इस लेवल पे जीन एक्सप्रेशन कंट्रोल होगा तो हम उसको कहेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। यहाँ पे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है, मीन्स डीएनए से आरएनए बनता है। दूसरा लेवल होता है हमारा प्रोसेसिंग लेवल। आपको पता है जो प्री एमआरएनए बना यूकैरियोट्स के अंदर उसको एचएनआरएनए बोलते हैं, दैट इज हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। और ये हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए चेंज होगा किसमें, मैच्योर एमआरएनए या मैच्योर एमआरएनए में। ओके, तो इस लेवल पे भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो दैट इज नोन एज द प्रोसेसिंग लेवल। जब ये मैच्योर एमआरएनए बन जाएगा तो तीसरा लेवल आता है ट्रांसपोर्ट लेवल, यानी कि इस लेवल पे ये एमआरएनए न्यूक्लियस से निकल के सेल के साइटोप्लाज्म में मूव करेगा। तो यहाँ पे ये रेगुलेट हो सकता है, यहाँ पे इसका जीन एक्सप्रेशन को हम रेगुलेट कर सकते हैं। और तीसरा है ट्रांसलेशन लेवल, यानी कि जब कोई एमआरएनए प्रोटीन बनाएगा तो वहाँ भी उसको रेगुलेट किया जा सकता है। तो 4 लेवल होते हैं हमारे यूकैरियोट्स के अंदर। यदि मैं बात करूं जीन इन द सेल आर एक्सप्रेस्ड टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शंस। भाई जीन जो है वो सेल के अंदर प्रेजेंट है और वो एक्सप्रेस करती हैं टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन। जैसे आप देखिएगा, हमने कहा यदि हम बात करें प्रोकैरियोट्स में, जैसे ई-कोलाई एक बैक्टीरिया होता है, एस्चेरिचिया कोलाई, और ये क्या बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, है ना। लैक जेड जो जीन होती है वो एक प्रोटीन बनाती है, दैट इज़ बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज आप देखेंगे ये क्या करता है, यदि हम देखें लैक्टोज को ब्रेक डाउन कर देगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, हाइड्रोलाइसिस करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। और ये क्या कर रहा है, ये मेटाबॉलिज्म, फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल कंडीशन हम देखें तो ये रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं इकोलाई के अंदर जो हम फूड देंगे लैक्टोज, वो जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करेगा। कैसे, यदि लैक्टोज प्रेजेंट है, इफ लैक्टोज, हमने क्या कहा, प्रेजेंट, यदि लैक्टोज प्रेजेंट है तो जीन एक्सप्रेशन होगा स्विच ऑन। ओके, और यदि लैक्टोज एब्सेंट है तो हमने क्या कहा, नो जीन एक्सप्रेशन, यानी कि स्विच ऑफ। इकोलाई के अंदर जीन एक्सप्रेशन होगा या नहीं होगा, इट विल डिसाइड बाय द लैक्टोज। ओके, तो आपने देखा कि यहाँ पे यदि डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो होता है तो वहाँ पे भी जीन एक्सप्रेस करती हैं। जीन एक्सप्रेशन की वजह से ही डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो होता है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिखे हुए हैं, यदि इन एग्जाम्पल्स को देखें आप देखिएगा, ई कोलाई,
तो वही बात जो अभी हमने पढ़ी थी वही लिखी हुई है। लैक्टोज हम देखेंगे कैसे कंट्रोलिंग करेगा। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, ये सब जीन एक्सप्रेशन की वजह से ही होता है। तो रेगुलेशन इंश्योर दैट राइट जीन इज एक्सप्रेस एट राइट टाइम इन द राइट अमाउंट ऑफ फॉर प्रॉपर फंक्शन ऑफ ए सेल। अब हम यहाँ जो हमारे सिलेबस में है वो है लैक ऑपरॉन। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर हम आ जाते हैं। प्रोकैरियोट्स मीन्स जैसे बैक्टीरिया, यानी कि जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। तो हमने कहा इन यूकैरियोट प्रोकैरियोट्स, तो रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन इज प्रीडोमिनेंट साइट फॉर द कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। आपको पता है एक एंजाइम होता है दैट इज नोन एज द आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए पॉलीमरेज क्या बनाता है? आरएनए सिंथेसाइज करेगा। तो एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ पे इसकी कौन एक्टिविटी रेगुलेट करेगा? दैट इज रेगुलेटेड बाय द एसेसरी प्रोटीन्स। यानी कि आरएनए पॉलीमरेज आरएनए बनाएगा या नहीं बनाएगा, तो दैट इज रेगुलेटेड बाय द एसेसरी प्रोटीन्स। एंड हमने कहा अफेक्ट्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज स्टार्ट साइट। अब देखिएगा यहाँ पे हमारी रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं, तो हम देखेंगे। तो रेगुलेटरी प्रोटीन दो तरीके की हो सकती हैं। ये हमारी एक्टिवेटर हो सकती हैं या हमारी रिप्रेसर हो सकती हैं। यदि एक्टिवेटर है तो वो पॉजिटिव होता है और यदि रिप्रेसर है तो वो नेगेटिव होता है। तो हम यहाँ जो देखेंगे वो देखेंगे लैक ऑपरॉन मॉडल। हम क्या देखेंगे? लैक ऑपरॉन मॉडल। मैं आपको बता दूं, प्रमोटर जो रीजन है, द एक्सेसिबिलिटी ऑफ प्रमोटर इज रेगुलेटेड बाय इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन विद द सीक्वेंस। तो इसको हम अभी देखेंगे किस तरीके से करेगा। अभी आप देखिएगा, यदि इस डायग्राम को हम ध्यान से देखें तो ये इकोलाई के अंदर हमारा लैक ऑपरॉन मॉडल है। यदि हम लैक ऑपरॉन को देखें तो इसमें एक प्रमोटर है जिसको पी कह रहे हैं, एक ऑपरेटर है जिसको ओ कह रहे हैं, यहाँ पे हमारी स्ट्रक्चरल जीन है। ओके, तो अब ये क्या करता है आपको पता है? प्रमोटर जो रीजन है इसको हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो ऑपरेटर रीजन है वो हमारा ओ से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो अब जरा इसको डिटेल में हम आगे बढ़ते हैं। हमने कहा इकोलाई के अंदर यदि आप देखेंगे, ये आप देखिएगा, इस डायग्राम को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे प्रमोटर है, ये प्रमोटर आई जीन का है। इस आई जीन के प्रमोटर ने ट्रांसक्रिप्शन किया और ट्रांसक्रिप्शन करके रिप्रेसर एमआरएनए बनाया। ये रिप्रेसर एमआरएनए एक प्रोटीन बनाएगा जिसको हम कहते हैं रिप्रेसर प्रोटीन। अब यहाँ लैक्टोज तो एब्सेंट है। ओके, तो हमने कहा यहाँ एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। इंड्यूसर का काम यहाँ कौन कर रहा है? इंड्यूसर का काम यहाँ कर रहा है लैक्टोज। तो मैंने आपको बताया था कि लैक्टोज एब्सेंट होगा तो जीन एक्सप्रेशन ब्लॉक हो जाएगा, नहीं होगा, यानी कि स्विच ऑफ। और यदि लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो जीन एक्सप्रेशन होगा, यानी कि स्विच ऑन। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन जो है, ये रिप्रेसर प्रोटीन कैसी है? एक्टिव। ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके बाइंड कर गई इस ऑपरेटर रीजन से, क्योंकि 3 जीन है, लैक जेड, लैक वाई और लैक ए। इन तीनों जीनों का जो हमारा ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर से जाके बाइंड कौन कर गया? रिप्रेसर जाके बाइंड कर गया। अब यहाँ पे एक एंजाइम आता है जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। हमने कहा जब ये आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ मूव करेगा तो इस जगह यहाँ पे हमारा ऑलरेडी रिप्रेसर आके बाइंड कर चुका है। अब ये आरएनए पॉलीमरेज मूव ही नहीं कर पाएगा, तो हम कहेंगे कोई भी एमआरएनए नहीं बनेगा, और एमआरएनए नहीं बनेगा तो नो प्रोटीन सिंथेसाइज, मतलब जीन एक्सप्रेशन नहीं हुआ। तो इन्होंने इसी बात को लिखा है यहाँ पे, यानी कि इंड्यूसर इज एब्सेंट। और इंड्यूसर का काम कौन कर रहा है? लैक्टोज। तो हमने कहा ऑल द 3 जीन्स, यानी कि कौन कौन सी जीन्स? लैक जेड, लैक वाई और लैक ए, ऑल 3 जीन्स
प्रोडक्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज, यानी कि लैक्टोज को कंज्यूम करने के लिए, उसकी मेटाबॉलिज्म के लिए तीनों जीन्स जो हैं वो एक्टिवेट होनी जरूरी है, क्योंकि वो प्रोटीन बनाएंगे और फिर जो है लैक्टोज को यूटिलाइज करेंगे। लैक्टोज क्या है? एक सबस्ट्रेट है फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब लैक्टोज है तो स्विच ऑन, लैक्टोज नहीं है तो स्विच ऑफ। तो इट रेगुलेट स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ द ऑपरॉन, यानी कि एक इंड्यूसर की तरह काम कर रहा है। ये जो डायग्राम हमारा है, हमने यहाँ पे देखा स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमारा लैक्टोज एब्सेंट है, और लैक्टोज एब्सेंट होगा तो ये रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिवेट रहेगा, एक्टिव है, और ये जाके साइट को ब्लॉक कर देगा। हम कहेंगे नो एमआरएनए और नो प्रोटीन सिंथेसिस। तो हमने कहा रिप्रेसर इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द जीन आई। यस, ये रिप्रेसर आई, देखो आई जीन है, इसने रिप्रेसर एमआरएनए बनाया और इस एमआरएनए ने फिर ट्रांसलेशन करके रिप्रेसर प्रोटीन बनाया। ये क्या कर रहा है? दिस रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन, ठीक है, और फिर ये प्रिवेंट कर देता है आरएनए पॉलीमरेज को फ्रॉम ट्रांसक्रिप्टिंग ओपरॉन। तो ये पहली कंडीशन है जब हमने कहा कि इंड्यूसर एब्सेंट और स्विच ऑफ, यानी कि नो प्रोटीन सिंथेसाइज। दूसरी तरफ हमारा दूसरा डायग्राम है, आप देखेंगे ये कहता है रेगुलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, यानी कि यहाँ पे क्या है देखिएगा, ये इंड्यूसर है। ये इंड्यूसर कौन है? दिस इज लैक्टोज। यहाँ लैक्टोज प्रेजेंट है, स्विच ऑन होगा। अब इस डायग्राम को हम समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा जीन आई है और इस आई जीन का ये प्रमोटर है। इस आई जीन ने एक हमारा रिप्रेसर एमआरएनए बनाया बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसलेशन के थ्रू फिर ये क्या बनाया हमारा, दैट इज रिप्रेसर प्रोटीन बनी। इस रिप्रेसर प्रोटीन के साथ क्या ऐड कर गया? लैक्टोज। हमने कहा हमारा जो लैक्टोज है, जिसको हम इंड्यूसर कह रहे हैं, जो कि ग्रीन कलर से है, दैट बाइंड टू द रिप्रेसर प्रोटीन, और रिप्रेसर प्रोटीन के साथ जैसे ही ये बाइंड करा, अब ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या हो चुकी है? दिस इज इनएक्टिव। यदि ये इनएक्टिव है तो क्या ये यहाँ जाके बाइंड करेगी? हमने कहा नहीं कर सकती। जब एक्टिव थी तो करती थी। अब क्या होगा? यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से जो आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रोसीड करेगा, और लैक जेड, लैक वाई और लैक ए से पहले एमआरएनए बना, ये एमआरएनए बन गया, और एमआरएनए बनने के बाद फिर हमारा ट्रांसलेशन हुआ और प्रोटीन बनी। तो देखो 3 प्रोटीन बनी। कौन सी जीन कौन सी प्रोटीन बना रही है? लैक जेड बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगी, लैक वाई परमिएज बनाएगी, और लैक ए ट्रांस एसिटाइलेज बनाएगी। ये आप याद रखेंगे तीनों जीन के नेम और बनने वाले हमारे प्रोटीन। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर सच एज लैक्टोज और एलोलैक्टोज, द रिप्रेसर इज इनएक्टिवेटेड बाय द interaction with the inducer, and RNA polymerase assist to promote and transcription proceed। तो लैक ऑपरॉन हमने कहा यहाँ पे जीन सिंथेसाइज करेगी प्रोटीन, जीन एक्सप्रेशन हुआ, और ये एक तरीके का नेगेटिव रेगुलेशन है। ये आप ध्यान रखिएगा। लैक ऑपरॉन किसका एग्जाम्पल है? तो आपको बताना लैक ऑपरॉन इज द एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव रेगुलेशन। अब यहाँ पे कुछ बातें इन्होंने लिखी हुई हैं, इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो अभी हमने पीछे डिस्कस करी थी। आप ये देखेंगे, यदि हम लैक ऑपरॉन मॉडल देखें तो इन्होंने किसने प्रपोज किया था? दिस वाज प्रपोज्ड बाय द फ्रांसिस जैकब एंड मोनार्ड। ओके, यहाँ पे हमने देखा था 3 जीन थी, स्ट्रक्चरल जीन, जेड, वाई और ए। जेड क्या करेगी? आप देख रहे हैं जेड हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना रही है, ये परमिएज बना रही है, और ये एसिटाइलेज बना रही है। तो ये जीन एसिटाइलेशन करेगी, ट्रांस एसिटाइलेशन। ये सेल की परमिएबिलिटी को बढ़ा देता है परमिएज, जो कि प्रोटीन बनेगी, इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ द सेल टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और ये बीटा जो गैलेक्टोसाइडेज बना, ये लैक्टोज को तोड़ देता है इन द ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ये तीनों का काम भी मैंने बता दिया जो एंजाइम बनेंगे। तो यदि हम इस लैक ऑपरॉन को देखें तो ये किस किस से मिलके बना हुआ है? हमने पीछे भी देखा था, एक तो रेगुलेटरी जीन है आई, 3 स्ट्रक्चरल जीन है जेड वाई ए,
एक ऑपरेटर होता है बाइंडिंग फॉर द रिप्रेसर प्रोटीन, और एक प्रमोटर है दैट इज़ अ बाइंडिंग साइट फॉर द आरएनए पॉलीमरेज। ये आपसे पूछा जाता है कि आरएनए पॉलीमरेज कहाँ बाइंड करता है, तो प्लीज़ रिमेंबर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द दैट इज़ प्रमोटर साइट। अब हमने कहा ये नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, बट लैक ऑपरॉन हमारा यहाँ पे नेगेटिव है। ओके, तो ये हमारा इट इज़ ऑल अबाउट द लैक ऑपरॉन। दो बातें याद रखनी है, यदि लैक्टोज प्रेजेंट है स्विच ऑन प्रोटीन बनेगी, यानी कि जीन एक्सप्रेशन हुआ, और यदि लैक्टोज एब्सेंट है स्विच ऑफ है कोई भी प्रोटीन नहीं बनेगी। ओके, दूसरा इन तीनों जीनों के नाम आपको याद करने हैं यहाँ पे, और ये जीन कौन कौन से प्रोटीन बना रही हैं ये मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, बीटा गैलेक्टोसाइजेज, परमिएज और ट्रांसएसिटाइलेज, और इनके फंक्शंस भी मेंशन है। ये बीटा गैलेक्टोसाइज लैक्टेज को तोड़ देगा गैलेक्टोज और ग्लूकोज में, परमिएज सेल की परमेबिलिटी बढ़ा देता है ताकि लैक्टोज अंदर आ सके, और ये ट्रांसएसिटाइलेशन कर देगा। तो ये हमारा लैक ऑपरॉन था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। यदि हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करें तो शॉर्ट में हम इसको HGP भी कहते हैं। एंड द प्रोजेक्ट वर्क टुवर्ड डिटर्मिनेशन ऑफ द कंप्लीट DNA सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन। हमारे पता है हैप्लॉइड सेट में कितने बेस पेयर्स होते हैं DNA में, 3 × 10⁹ बेस पेयर। तो एक तरीके का बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम DNA के सीक्वेंस को पूरे तरीके से फुल्ली सीक्वेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हम यदि बात करें जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और द इंडिविजुअल लाइज इन द DNA सीक्वेंस, ये बिल्कुल सही बात है भाई। हमारा जो भी करेक्टर आ रहा है, जो भी इंडिविजुअल के अंदर जो भी जेनेटिक मेकअप है ड्यू टू द DNA, और हमने यहाँ जीनोम सीक्वेंसिंग की है, करेंगे, और वहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी। तो हम पहले गोल देखते हैं इस HGP के क्या गोल्स थे। इसका पहला गोल था आइडेंटिफाई ऑल अप्रॉक्सीमेटली 20,000 to 25,000 जीन्स इन द ह्यूमन DNA। तो हमारे DNA में जितनी भी जीन्स होती हैं लगभग 20,000 से 25,000, उनको आइडेंटिफाई करना था, ये पहला गोल है। दूसरा गोल हमारा था, गोल मतलब समझते हैं आप, हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। दूसरा डिटर्मिनेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियंस केमिकल बेस पेयर इन द ह्यूमन DNA। भाई हमारे जो DNA के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस हैं उनका ऑर्डर क्या है, उस ऑर्डर को हमें पता करना है। सेकंड हमारा गोल है। थर्ड हमारा जो इन्फॉर्मेशन आएगी उस इन्फॉर्मेशन को हम डाटाबेस यानी कि कंप्यूटर के अंदर सेव कर देंगे डाटाबेस में। अब ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी तो उसके बाद हम टूल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, इम्प्रूव टूल फॉर द डाटा एनालिसिस। और ये फोर्थ गोल था। फिफ्थ गोल हमारा ट्रांसफ़र रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़, और उस सीक्वेंस का यूज़ हम कर सकते हैं और ट्रांसफ़र रिलेटेड टेक्नोलॉजी में यूज़ होगा। इसके अलावा कुछ हमारे एड्रेस द एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज़। ओके, तो हम ये 6 ऑब्जेक्टिव, 6 गोल थे हमारे इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। ओके, तो यहाँ पे इसके साथ ही एक न्यू एरिया डेवलप हो जाता है, दैट इज़ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। व्हाट इज़ बायो इन्फॉर्मेटिक्स? जब भी बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करें तो आपको तुरंत लिख देना है बायोलॉजी प्लस यहाँ पे हमारा मैथमेटिक्स। तो बायोलॉजी के साथ जब हम मैथमेटिक्स को लगा देते हैं तो ये हमारा यानी कि वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स बोला जाता है। प्लस कंप्यूटर भी इसमें हमारा अप्लाई होता है, दैट इज़ नोन एज द बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अब 2 अप्रोच यूज़ करी गई थी इसके अंदर। यदि मैं बात करूं 2 अप्रोच जिनको हम मैथोडोलॉजीज़ कहते हैं। पहली मैथोडोलॉजीज़ थी हमारी EST, दैट इज़ एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्ड। अब बताइएगा बहुत बड़ा DNA है, मैंने DNA बनाया यहाँ और ये DNA डबल स्ट्रैंडेड है। तो मैंने जहाँ जहाँ से लाइन ड्रॉ करी है हमने कहा ये वाले सीक्वेंस हमारे कैसे हैं, ये हमारे मान लीजिएगा ये हमारे वो सीक्वेंस है जहाँ से DNA एक्सप्रेस करता है, एक्टिव DNA है। तो पहले हम उस पोर्शन को सीक्वेंस करेंगे जो कि एक्टिव है, जो कि जीन एक्सप्रेशन कर रहा है। तो पहला हमने क्या करा, पहली मेथोडोलॉजी में हम उस सीक्वेंस को टैग करेंगे जो कि एक्सप्रेस्ड है, जो प्रोटीन बनाता है। ओके, तो आइडेंटिफाई ऑल जीन्स दैट कैन एक्सप्रेस्ड एज RNA, यानी कि हमें उन जीन्स को पहले पता करना था जो हमारी एक्टिव जीन्स हैं जो RNA बना रही है, और वो फिर RNA हमारा प्रोटीन बनाएगा। दूसरा हमारा था सीक्वेंस एनोटेशन। तो इसके अंदर हम होल सेट ऑफ जीनोम सीक्वेंस करेंगे।
इसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों ही आ जाएगा। इसमें पूरा का पूरा जीनोम सीक्वेंस करना है, तो हमने लिखा है कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस। इसके अलावा जब हम ये करेंगे तो हमें कुछ प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट, डीएनए फ्रॉम द सेल इज आइसोलेटेड, पहले तो डीएनए निकालेंगे, कन्वर्ट इनटू फ्रेगमेंट ऑफ द स्मॉल साइज, उसके बाद हमें छोटे छोटे फ्रेगमेंट में उनको ब्रेक डाउन कर लेंगे, फिर उनकी क्लोनिंग करेंगे बाय यूजिंग स्पेशलाइज्ड वेक्टर, उसके बाद एम्प्लीफिकेशन कर देंगे है ना ऑफ ईच पीस ऑफ डीएनए बाय यूजिंग द पीसीआर। उसके बाद उन फ्रेगमेंट अलाइनमेंट करेंगे, फ्रेगमेंट वर सीक्वेंस्ड दैट इज ऑटोमेटेड, और डीएनए सीक्वेंसर जो कि मेथड डेवलप किया था फ्रेडरिक सेंगर ने, और इन सीक्वेंस्ड बेस्ड को हम ओवरलैपिंग रीजन आइडेंटिफाई करके कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम के थ्रू उनको अलाइन कर देंगे, तो हमारे पास डीएनए की सीक्वेंसिंग आ जाएगी। तो इसमें पूरा का पूरा जीनोम सीक्वेंस होगा, इट विल टेक मोर टाइम। लेकिन पहला हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, पहला जो हमारा मेथोडोलॉजी था, दैट इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज़ एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक। कई बार इसका पूरा नाम आया ईएसटी का फुल फॉर्म, इसको जरूर याद करें आप। अब हमने कहा सीक्वेंसिंग तो हो गई, उसके बाद हमारे पास क्या आया, सैलिएंट फीचर्स आए हमारे पास ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। तो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी, पहला, ह्यूमन जीनोम के अंदर कितने मिलियन बेस पेयर्स होते हैं, आपको ये वैल्यू याद करनी है। ये सब लर्निंग है जो यहाँ पे लिखा हुआ, दिस इज ऑल अबाउट द लर्निंग। ये इन्फॉर्मेशन आपको स्टोर करनी है अपने दिमाग में। तो यहाँ पहला पॉइंट हम देखते हैं, ह्यूमन जीनोम के अंदर कितने बेस पेयर थे, 3164.7 बिलियन बेस पेयर। एवरेज जीन का साइज लगभग कितना है, 3000 बेस पेयर बेसिस। लार्जेस्ट जो जीन थी हमारे अंदर, दिस इज द डिस्ट्रोफिन, जिसके अंदर 2.4 मिलियन बेसिस थे। अब मैं बात करूं टोटल जीन हमारे अंदर कितनी निकल के आई, 30,000 एंड ऑलमोस्ट ऑल 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर सेम इन ऑल द पीपल। हम सब के अंदर लगभग 99.9% डीएनए सेम होता है, ओनली 0.1% इज डिफरेंट, और हमें उसी को आइडेंटिफाई करना होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर। नेक्स्ट है चौथा, फंक्शन ऑफ ओवर 50% ऑफ जीन अननोन। भाई हमने कहा जितनी जीन आइडेंटिफाई हुई उसमें से 50% का तो फंक्शन पता ही नहीं है। लेस देन 2% जीन कोड फॉर द प्रोटीन, मैंने पहले भी बात कही थी, जितने हमारे अंदर जीन्स होती हैं उसमें से केवल 2% से भी कम जीन्स प्रोटीन बनाती हैं, यानी कि एक्टिव जीन्स होती हैं। दूसरा, रिपीटेटेड सीक्वेंस, इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है, ओके, और ये जनरली हम देखें तो नॉन कोडिंग होते हैं, क्यों, यानी कि इनएक्टिव होते हैं, और ये हमारा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाते हैं, इंपॉर्टेंट डायनेमिक्स एंड एवोल्यूशन में। क्रोमोसोम हम बात करें, पहला जो क्रोमोसोम नंबर है उस पर हमारे सबसे ज़्यादा जीन पाई गई, तो आपको नंबर याद करना है, 2968 जीन्स वॉज प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम नंबर 1, एंड क्रोमोसोम वाई हैव द लीस्ट जीन, दैट इज़ 231, इसके अंदर सबसे कम जीन थी 231 जीन्स। पॉइंट नंबर 9 देखिएगा, 1.4 मिलियन लोकेशंस ऐसी थी जहाँ पे एसएनपी मिला, यानी कि एसएनपी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, मान लीजिएगा 1 से लेके 10,000 तक जो बेस पेयर हैं, 1 से लेके जो 10,000 तक हैं, वो हमने कहा सबके अंदर सेम है, लेकिन पता चला कि 10,000 एक वाला है, मेरे अंदर ए है, हो सकता है आपके अंदर टी हो, किसी तीसरे के अंदर जी हो, चौथे के अंदर सी हो। तो इस तरीके से ये एक लोकेशन हमने देखी। पूरे डीएनए में हम सबके में कितने ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है, दैट इज़ 1.4 मिलियन ऐसी लोकेशंस मिली। हमने कहा यदि हम देखें डिजीज़ रिलेटेड सीक्वेंस, ठीक है, तो हम ह्यूमन हिस्ट्री को ट्रेस कर सकते हैं, और ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, इसी की बेसिस पे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है लास्ट इस चैप्टर का, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और अब हम इसको देखते हैं, तो देखिएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम डीएनए का सीक्वेंस पता करेंगे। तो यहाँ ये कहता है टू इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंस, और वो कौन से रीजन है, दिस इज द रिपीटेटिव डीएनए, एंड दीज रिपीटेटिव डीएनए आर सेपरेटेड फ्रॉम द बल्क जीनोम डीएनए एज ए डिफरेंट पीक। तो ये हमारा अलग पीक आती है रिपीटेटिव डीएनए की, एंड ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, और उसी से पता लग जाता है कि दो इंडिविजुअल का डीएनए एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। द बल्क डीएनए फॉर्म ए मेजर पीक एंड अदर स्मॉल पीक, दिस इज अ सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए मतलब समझते हैं आप, दिस इज रिपीटेटिव डीएनए, ओके,
दिस इज द रिपीटेटिव डीएनए, इसको सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन द बेस कॉम्पोजिशन, ये डिपेंड करेगा कौन सी बेस कॉम्पोजिशन है, लेंथ ऑफ द सेगमेंट और नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट उस पर भी डिपेंड करेगा। सैटेलाइट डीएनए क्लासिफाइड एज माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट छोटे होते हैं, यानी कि रिपीटेशन यहाँ 1 से लेके 10 तक का हो सकता है, लेकिन मिनी सैटेलाइट में नंबर ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट, दे डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन। और हमें तो ये पता ही है कि ये हमारे जो सैटेलाइट डीएनए चूँकि ये रिपीटेटिव है तो दे डू नॉट कोड फॉर द एनी प्रोटीन बट फॉर्म लार्ज पोर्शन ऑफ जीनोम। बनाती हैं, मैंने कहा 98% से ज़्यादा डीएनए हमारा इनएक्टिव है, लेस देन 2% इज एक्टिव। तो जो सैटेलाइट डीएनए है, रिपीटेटिव डीएनए है, वो इनएक्टिव है और लार्ज पोर्शन ऑफ जीनोम बना रहा है। दैट शो द हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एंड फॉर्म बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और यही हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस, वही रीज़न हमें फाइंड आउट करने होंगे जो कि सैटेलाइट है, जो कि रिपीटेटिव है। वहाँ पे छोटे पीक्स आएंगे, स्मॉल पीक्स मिलेंगे। ओके, एंड पॉलीमॉर्फिज्म्स आर इनहेरिटेड। यस, पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिट होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जब हम करेंगे तो उसके कुछ बेसिक स्टेप्स हैं। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, टेक्निक्स यूज टू डेवलप डीएनए पैटर्न्स, यूनिक डीएनए पैटर्न्स एंड आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स। तो ये ऐसी टेक्निक है, हम इसको यूज़ करते हैं टू डेवलप यूनिक डीएनए पैटर्न। इसमें यूनिक डीएनए पैटर्न आते हैं जिससे कि इसकी वजह से हम इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ मिनी सैटेलाइट, आपको याद करना है मिनी सैटेलाइट। मिनी यानी कि इसको बोलते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। ये पूरा फुल फॉर्म कई बार बोर्ड में पूछा गया, VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। ये टैंडम रिपीट्स ही है जिसको हम सैटेलाइट कह रहे हैं, लेकिन ये मिनी सैटेलाइट है। एक माइक्रो सैटेलाइट भी होता है। कुछ स्टेप्स हैं, जब हम ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे तो हमारे 6 स्टेप्स मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाऊंगा अभी दूसरी स्लाइड में। पहले इन 6 स्टेप्स को आप देखिएगा। पहला है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सबसे पहले किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जिसके अंदर भी हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करनी है, उसका डीएनए चाहिएगा। उसके बाद हमें डाइजेशन करना पड़ेगा बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। ये बायोटेक में पढ़ेंगे, ये हमारी मॉलिकुलर सीजर्स होती हैं और ये डीएनए को काट सकते हैं। दीज आर द एंजाइम्स। थर्ड हमारा सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय द इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो हमने कहा इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है, डीएनए हैव द नेगेटिव चार्ज, इट विल मूव टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज एंड अकॉर्डिंग दैट सेपरेट अकॉर्डिंग टू द मॉलिकुलर वेट। तो हम उसको सेपरेट कर लेंगे बाय द इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये भी बायोटेक में हमें पढ़ना है। उसके बाद हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे टू सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट टू द सिंथेटिक मेम्ब्रेन सच एज द नाइट्रोसेलुलोज और द नाइलॉन मेम्ब्रेन। उसके बाद हमारे पास जो वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स प्रोब्स होते हैं हमें, यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोब्स हैं, और इसके कॉम्प्लीमेंट्री जहाँ जहाँ डीएनए सीक्वेंस में बेस पेयरिंग होगी वहाँ हाइब्रिडाइज कर देंगे इसको, इज आर द VNTR, और हम कर देंगे डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय ऑटो रेडियोग्राफ। तो इसका पीक तैयार हो जाएगा। अब इन सारे 6 के 6 स्टेप्स को हम लोग डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में डायग्राम नहीं गिवन है। मैंने यहाँ स्लाइड में एक डायग्राम लगाया है, तो उस डायग्राम को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक है, दैट इज़ यूज्ड इन द फोरेंसिक साइंस, ओके, एंड ऑल्सो यूज इन द पैटर्निटी टेस्टिंग एंड जेनेटिक स्टडीज़। तो ये इसका यूजेस है, कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ करते हैं। 6 जो स्टेप्स थे उनको यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिएगा कोई इंडिविजुअल है जो कि सस्पेक्टेड है, क्रिमिनल हो सकता है, क्योंकि हम इसको क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन में भी यूज़ करते हैं। हो सकता है वो पैटर्नल आइडेंटिफिकेशन हमें करना हो तो भी हमें सैंपल लेना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले सैंपल लिया, वहाँ से सेकंड स्टेप में हमने डीएनए आइसोलेट करा, देखिएगा डीएनए बाहर निकाल लिया। फिर उसके बाद हमने डीएनए को छोटे 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 फ्रेगमेंट में, अब देख रहे हैं, कट कर दिया बाय यूजिंग द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज आर द हमारे मॉलिकुलर बेसिकली सीजर्स होती हैं, कैंची होती हैं जो कि डीएनए को काटती हैं। ये तरीके के एंजाइम्स हैं। चूँकि बहुत सारे डीएनए फ्रेगमेंट आपको यहाँ दिख रहे होंगे, तो इसमें दे हैव द डिफरेंट फ्रेगमेंट्स ऑफ वरिंग लेंथ। किसी की लंबाई ज़्यादा है, किसी की लंबाई कम है, तो हमें उनको सेपरेट करना पड़ेगा। अब सेपरेट कैसे करेंगे? तो ये एक टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज के अंडर एज पर द मॉलिकुलर वेट हमारा डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट हो जाता है। जो बड़ा डीएनए सेगमेंट होता है वो पीछे रहेगा और छोटा डीएनए फ्रेगमेंट आगे आ जाएगा, तो वो फास्ट रन करेगा।
उसके बाद यहाँ पे हम उसको सदन ब्लॉटिंग करेंगे। सदन ब्लॉटिंग के बाद जब हम उसको ट्रांसफ़र कर लेंगे नाइलॉन मेम्ब्रेन पे, तो उसका हम हाइब्रिडाइजेशन कर देंगे। और हाइब्रिडाइजेशन रेडियो एक्टिव प्रोब से करेंगे। प्रोब हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और हमें इसी के कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस फाइंड आउट करने हैं डीएनए के अंदर। उसके बाद हमने क्या करा, जो प्रोब्स थे जो बाइंड होने हैं वो बाइंड हो जाएंगे और एक्स्ट्रा प्रोब्स को हम लोग वॉश ऑफ कर देंगे, बाकी वॉश हो जाएंगे। और जैसे ही हम इसको वॉश करेंगे तो हम एक्सरे फिल्म लगा देंगे और वहाँ पे हमारे कुछ बैंड्स हमें दिखेंगे। तो ये जो बैंड्स हैं ये हमारे डीएनए पैटर्न को बता रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं डीएनए पैटर्न इज़ कंपेयर्ड विद द पैटर्न्स ऑफ नोन सब्जेक्ट्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो हम जो डीएनए जिसके साथ मैच करेगा हम कहेंगे वही क्रिमिनल है, या वही हम जिस भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे होंगे। तो हम किसी क्रिमिनल का या पैटर्नल टेस्टिंग में हमें यूज़ करना है तो हम ये बता सकते हैं कि कहाँ पे डीएनए की मैचिंग हो रही है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हमने यहाँ देखा, इसको हम सदन ब्लॉटिंग भी कहते हैं। आपको याद रखना है सदन ब्लॉटिंग इज़ यूज फॉर द डीएनए, नदन ब्लॉटिंग फॉर द आरएनए एंड वेस्टर्न ब्लॉट फॉर द प्रोटीन्स। ये क्वेश्चन कई बार नीट में बना है। तो सदन ब्लॉटिंग डीएनए के लिए यूज़ होती है, नदन ब्लॉटिंग हमारा आरएनए के लिए यूज़ होती है और हमारा वेस्टर्न ब्लॉट प्रोटीन के लिए यूज़ होता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और द सदन ब्लॉटिंग इज़ यूज्ड इन द फोरेंसिक साइंस, पैटर्निटी टेस्टिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड देन द जेनेटिक स्टडीज़। तो यहाँ पे इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो ओवर होता है, क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और इसका मैं एक 1 शॉट वीडियो भी बना के पोस्ट करूँगा, आप उसको भी देख सकते हैं टू गेट द गुड मार्क्स इन द बोर्ड एग्ज़ाम। और आगे मैं चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी पोस्ट करूँगा। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो चैप्टर नंबर 6, दिस इज़ द इवोल्यूशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।